नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और आइए रुक करते हैं खबरों का। अपने पाले हुए आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर में खून खराबा कराने में लगातार नाकाम हो रहा पाकिस्तान अब नई साजिशें रचने में जुटा हुआ है। पड़ोसी देश ने इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर कश्मीर में अब ड्रोन से बम बरसाने की प्लानिंग की है। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में विस्फोटक भरे ड्रोन से हमले कराने के लिए आतंकी समूहों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। ये कदम इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से प्रेरित है, जिन्होंने इराक और सीरिया में सेना को निशाना बनाने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ड्रोन या फिर क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल किया है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सस्ते ड्रोन्स के जरिए न केवल सर्विलांस और प्रोपेगेंडा के लिए हमलों के लाइव फीड कैप्चर करना चाहता है, बल्कि इनसे बम अटैक करके इस्लामिक स्टेट की सफलता को दोहराना चाहता है। इस साल अप्रैल में पंजाब प्रांत के तक्षशिला में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों के साथ बैठक में आईएसआई ने सबसे पहले अपनी यही योजना को सामने रखा था। तो पाकिस्तान अब नई साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब अपने पाले हुए आतंकवादियों के द्वारा एक नई साजिश कराने की फिराक में है। हमारे भारत में किस तरह से शांति व्यवस्था को खराब किया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीर घाटी को दहलाने के लिए अब षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से रचा जा रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन्स के जरिए बम बरसाने की साजिशें रची जा रही है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अब कश्मीर घाटी को दहलाने के लिए नए षड्यंत्र रच रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इस बार। जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि अब जो आतंकी हैं और पाकिस्तान से पाले हुए आतंकी जो इस्लामिक स्टेट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, वो आतंकी अब जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन के ज़रिए हमले कर सकते हैं। ऐसे इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं और उसके लिए बाकायदा तैयारियाँ जो है पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं और इन लड़ाकों को ख़ास करके जिस तरह से बात करें कि उनको पूरी ट्रेनिंग जो है वो एलओसी के साथ सटे हुए इलाकों में जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं अलर्ट पर हैं और लगातार जो है सर्विलांस के ज़रिए जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करना चाहता है, उसको लेकर जो है मुस्तैद हैं और लगातार कोशिश यही है कि अगर जिस तरह से पहले भी अगर पंजाब की बात करें या राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर में ड्रोन के कई बार ड्रोन पकड़े भी गए हैं और ड्रोन के ज़रिए हथियार भी जो भेजे गए हैं, वो भी पकड़े गए हैं। तो सीमा पर अगर बात करें आईबी की, तो आईबी पर बीएसएफ जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं एलओसी के ऊपर भी लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही है। अगर पाकिस्तान इस प्रकार के हमले की योजना बनाता है, जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं, तो भारत को भी कोई ना कोई विकल्प जो है वो खोजना होगा और उसको अगर कहें उसको निस्तो नाबूद करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है वो करनी होगी पलवी। बिल्कुल रविंद्र, अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। वहाँ की जनता को इस समय काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में इस तरह के हथकंडे पाकिस्तान अपना रहा है। आखिर पाकिस्तान को फंडिंग कौन करता है? इस तरह की आतंकवादी जो ये गतिविधियां हैं, आतंकी गतिविधियां, इनको बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के लिए, ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए, ये फंडिंग कहाँ से होती है? जी, देखिए, फंडिंग की बात करें तो फंडिंग जो इस्लामिक देश हैं या इस्लामिक स्टेट से वाबस्ता लोग हैं, वो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। हालाँकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की खुद की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पहले ही ग्रे लिस्ट में है और अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, तो उसको लेने के देने पड़ जाएँगे, खाने के लाले पड़ जाएँगे क्योंकि पाकिस्तान पहले ही आने वाली अगर 10 नस्लों की बात करें, तो उनके बाल तक जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान भी जो है लोगों का ध्यान, अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगातार कश्मीर घाटी को ही निशाना बना रहा है और ये लोगों को दलील दे रहा है कि इस्लाम जो है वहाँ पर खतरे में है और इसी वजह से पाकिस्तान जो है कश्मीर में जो
इस्लाम को मानने वाले लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तान जो है ऐसे हथकंडे अपना रहा है। आतंकवाद जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। उसको लेकर पाकिस्तान जो है पूरी तरह से कश्मीर घाटी में हो रहे अत्याचारों को लेकर जो है ऐसी चालें चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले काफी समय से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जो है आतंकवाद का सर कुचला जा रहा है। आज भी 3 आतंकवादी जो है वो मारे जा चुके हैं। कल एक आतंकी मारा जा चुका था। इससे पहले एक कमांडर और उसका एक सहयोगी जो है वो मारा जा चुका है। लगातार आतंकियों पर नकेल कसी है। पर लेकिन जिस प्रकार से इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ड्रोन के जरिए हमले कर सकता है, और खास करके ड्रोन के साथ साथ एक और चीज है या क्वाड कॉपर जो है उसका भी इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि वो हल्का है और विस्फोटक 5 किलो तक विस्फोटक ले जाने में वो सक्षम है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो जरूर मिलेगा। दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में राजनीतिक संकट देखने को मिले, वैसी ही उथल पुथल के संकेत कर्नाटक से भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से मिल रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के भीतर से ही नेतृत्व बदलने की मांग उठी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पी यतनलाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दावा किया है कि उनसे भाजपा के वरिष्ठ नेता खुश नहीं हैं और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाजपा विधायक बसनगौड़ा पी यतनलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को जल्द बदला जाए, क्योंकि राज्य के ज्यादातर वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से खुश नहीं हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अगला सीएम उत्तर कर्नाटक से होगा। येदियुरप्पा हमारी वजह से सीएम बने। उत्तर कर्नाटक के लोगों ने 100 विधायक दिए, जिसकी वजह से वह सीएम बने। Why Honorable Chief Minister is our leader. He continues to be our leader. There is no question of any change in our party. He will continue to be our Chief Minister. And with regard to the Yatnal, I don't know what to say. Why I can't react about again and again by Yatnal, sir? Because North Kannada, Mr. Umesh Katti made similar kind of statement before. I have made it very clear, sir. Mr. BSY is our leader and our Chief Minister. He continues to be. तो कर्नाटक में इस समय सियासी उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी के एक विधायक के दावे के बाद इस समय सियासी वहां पर जो पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो ये विधायक हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो बीएस येदियुरप्पा से खुश नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। कार्यशैली पर विधायक के द्वारा सवाल उठाए गए हैं और ये दावा किया गया है बीजेपी विधायक के द्वारा कि प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि बीएस येदियुरप्पा को बदला जाए, मुख्यमंत्री को बदला जाए, क्योंकि वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह के दावे बीजेपी विधायक के द्वारा किए गए। हालांकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई गुटबाजी यहाँ पर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। बीएस येदियुरप्पा ही हमारे नेता हैं और वही बने रहेंगे, हम उनके ही नेतृत्व में काम करते रहेंगे। ये बातें डिप्टी सीएम ने कही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के जो ये विधायक हैं पी यतनलाल, वो इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें लिया? क्यों उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पीएम भी यही चाहते हैं कि उत्तर कर्नाटक से अगला सीएम कर्नाटक को मिले? आपको ये जानकारी हम दे दें कि उत्तर कर्नाटक से लगभग 100 ऐसे विधायक हैं जिनकी वजह से ये सरकार बनी है, ये सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी विधायक का ये दावा कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि अचानक से क्या हुआ कि कर्नाटक बीजेपी में इस तरह की फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आखिर कहाँ इस तरह की जो ये चिंगारी है वो उठी हुई है? आखिर क्यों इस तरह से ये फूट अब सामने निकल कर आ रही है? तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक में सियासी उथल पुथल इस समय मची हुई है। बीजेपी विधायक के एक दावे ने सियासी पारा काफी हाई कर दिया है और साथ ही साथ बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और ये कहा है कि खुद पीएम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अब बदलना चाहिए, बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री ना रहे। तो इस दावे के बाद सियासी उथल पुथल मची हुई है। इस समय सियासत सूबे की गरमाई हुई है। कांग्रेस इस पूरे जो मामले में
चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के निशाने साधे जा रहे हैं बीजेपी पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का सियासी संकट देखने को मिला था। जहां मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने सरकार बना ली थी, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन अब कर्नाटक से बीजेपी में इस तरह की फूट सामने आ रही है। बीजेपी के एक विधायक ने जो दावा किया है उसके बाद से खुलकर कलह जो है धरातल पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य बीजेपी नेताओं की बात करें या खुद डिप्टी सीएम की बात करें तो वो इस तरह की बातों को कोरी अफवाह करार दे रहे हैं। और इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील कुमार हिमाचली इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कर्नाटक बीजेपी में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए बल्कि सीधी सी बात है कि जैसे राजनीतिक संकट कुछ दिन पहले जो हैं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में देखने को मिले थे, और वैसे ही उथल पुथल के संकेत कर्नाटक में अब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी देखने को वर्तमान में पल भी जो हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के बीजेपी के भीतर से ही नेतृत्व बदलने की मांग उठना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है बासनगौड़ा पी यतलान, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये मोर्चा कई बार कई विधायक कई राज्यों में खोल चुके हैं। जैसे अगर हरियाणा की बात करूं तो वहां पर भी किसान मसले को लेकर, किसानी बिलों को लेकर एक सरकार के विधायक ने ही मोर्चा खोल दिया था, हल्ला बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे स्थितियां जो हैं वो कुछ ऐसी हैं और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अभी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो खुश नहीं हैं सीएम से, और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की मांग जो है वो बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक भाजपा के विधायक जो वासनगौड़ा पी यतनाल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बदलने के साथ साथ ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री को जल्द बदला जाए, क्योंकि राज्य के ज्यादातर वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से जो वो खुश नहीं है। और ये बयान जो है सरकारी न्यूज एजेंसी पर आया हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है, उन्होंने आग्रह भी किया है कि अगला सीएम उत्तर कर्नाटक से होगा। जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक बार जब बयान दिया था, तो अब उनके बयान पर कितना असर होगा, क्योंकि आने वाले चुनावों में अभी वक्त काफी है। और येदियुरप्पा जो हैं वो अब क्या कुछ इस पर बयान देते हैं या अंतरकला क्या कुछ स्थिति रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई जो स्थानीय विधायकों के जो कामकाज होते हैं या जो मांगे होती हैं जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो जनता की जवाबदेही विधायकों को अक्सर देनी पड़ती है। जनता के सवालों का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसी बातें जब निकलकर सामने आती हैं और लगातार विधायकों को जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है जनता दरबार में, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि सीएम से नाराजगी जो है वो फिर विधायक जाहिर करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पल्लवी की येदियुरप्पा जो हैं वो 100 विधायक जो है वो लेकर आए हैं, जिनकी वजह से वो सीएम बने हैं। ऐसी स्थिति जो अब वर्तमान में वहां पर बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही बीएस येदियुरप्पा को लेकर अगर बीते दिनों की अगर बात करें तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व बदलना चाह रही है। मगर बिल्कुल, लेकिन बीजेपी विधायक के इस दावे ने सूबे की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर अपमानजनक शब्द बोलने पर मामला गरमाया हुआ है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी कमलनाथ की आलोचना की है। राहुल ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। राहुल ने इस वाक्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कमलनाथ ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी राय है और वह माफी नहीं मांगेंगे। वायनाड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से जब कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, कमलनाथ मेरी पार्टी के हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे उस प्रकार की भाषा पसंद नहीं है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं इसकी सराहना नहीं करता, चाहे वह कोई भी हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used. And I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country at all levels has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect. राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफ़ी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है। ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफी मांगे। मैंने तो राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं। राहुल गांधी जहां इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भले ही कमलनाथ मेरी पार्टी के हों लेकिन मैं इस वाक्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूं। और उन्होंने कहा है कि किसी भी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं कमलनाथ इस बयान पर अभी भी कह रहे हैं कि वे माफी नहीं मांगेंगे। और इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र व्यास जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र व्यास जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? कमलनाथ ने पहले तो बयान दिया, उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके अभी भी कमलनाथ इसी बात पर टिके हुए हैं कि वे माफी नहीं मांगेंगे। पल्लवी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कमलनाथ जी ने आज सवेरे औपचारिक रूप से एक माफी मांगी है। हालांकि वो अभी भी अपने बयान के ऊपर कायम है कि उन्होंने ऐसा कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है। लेकिन आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी जो है पार्टी के उपाध्यक्ष, काफी खफा है इस बयान से उनके, और उन्होंने इसकी निंदा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी में ऐसी भाषा को सही नहीं ठहराया जा सकता।
बिल्कुल, लेकिन कमलनाथ तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं इस बात पर अभी भी अडिग हूं, मैंने किसी तरह के कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और वो अभी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये निजी राय हो सकती है। किस तरह से इसे देखा जाए? क्यों इतना डर लग रहा है कमलनाथ को ये कहने में कि हाँ वो शब्द गलत था? क्या कमलनाथ की नजर में वो शब्द गलत नहीं है? क्या कमलनाथ को ये लग रहा है कि इस तरह की भाषा जो है वो सही है, तर्कपूर्ण है? पल्लवी जी, आप देखिए कि शुरुआत से ही कमलनाथ जी और जो प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक के बीच में एक काफी दूरियां थी, जिस कारण उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। कमलनाथ जी एक्चुअल में क्या है, शुरू से ही वो सेंटर में उन्होंने पॉलिटिक्स की है, स्टेट पॉलिटिक्स का मौका उनको पहली बार मिला। दूसरी बात, वो अपने बयान को जो बोल रहे हैं कि मैंने अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है, लेकिन आपको बता दूं कि आज ही मतलब उन्होंने कल एक सभा में बोला कि आइटम कौन नहीं है, आइटम यहाँ पे सभी लोग हैं, मैं भी आइटम हूँ, यहाँ की जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उनके बारे में बोला कि ये भी आइटम है। लेकिन आइटम क्या होता है, ये शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी काफी हल्के में ले रहे हैं। सिर्फ कमलनाथ जी को लेकर नहीं है योगेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करता ही है। आप देख लीजिए, तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं, चाहे वो बीजेपी के नेताओं के हो या फिर कांग्रेस के नेताओं के हो, जहां महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया ही जाता है। इस ओर कदम उठाने की जरूरत नजर नहीं आती? क्या चुनाव आयोग को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे ही इन लोगों को छोड़ देना चाहिए? नहीं मैडम, इसके ऊपर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो 28 मध्य प्रदेश में एक्चुअली जो 28 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, वो सत्ता पाने और सत्ता बचाने के बीच हो रहे हैं। एक तरफ सत्ता गवा चुकी कांग्रेस, जहां अपने वापस सत्ता पाने के लिए प्रयास कर रही है, और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो काफी कुछ हद तक जो अभी तक जो चुनाव में कैंपेन चला है, प्लस पॉइंट दिख रहे हैं, प्लस में दिख रही है। तो आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में अमर्यादित भाषा का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। और राहुल गांधी की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने आज सवेरे तक, जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे थे, तब तक इस मसले पर कुछ नहीं कहा था। कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया था, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी की तरफ से कोई ट्वीट किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे, वहां उनसे ये सवाल पूछ लिया गया, वो उस सवाल से बच नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं किया गया। इस बयान से किनारा अभी तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक रूप से किया नहीं गया। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या कांग्रेस भी इसी तरह की जो मानसिकता है वो रखती है और कमलनाथ को सपोर्ट कर रही है? जहां तक है, कमलनाथ जी और गांधी नेहरू परिवार का काफी बोलना चाहिए कि पारिवारिक उनका संबंध रहा है, और वो इससे बचना ही चाहेंगे कमलनाथ जी की निंदा करने से कि कमलनाथ जी ने ऐसी भाषा का उपयोग किया है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो बोला कि मैं काफी खफा है और ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वायनाड में उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह के बयानबाजी से किनारा करता हूं, इस बयान की मैं निंदा करता हूं। तो राहुल गांधी जहां निंदा कर रहे हैं इस बयान की, वहीं कमलनाथ अभी भी अपने बयान पर टिके हुए हैं और उन्होंने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आइए एक बार फिर से आपको इन दोनों के ही बयान सुनाते हैं। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect. राहुल जी की राय है, और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है।
तो कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने खेद व्यक्त कर दिया है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान निंदनीय हैं और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और उसकी मौत के केस की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जो इस केस में शुरुआत से ही सवालों में घिरी पुलिस के खिलाफ है। अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों में से एक नाबालिग निकला है। इसका खुलासा उसके घर से बरामद हाई स्कूल की मार्कशीट से हुआ। मार्कशीट सामने आने के बाद सीबीआई ने घटना के बाद सस्पेंड हुए पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है। आरोपी ने 2018 में JS इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। मार्कशीट में उसकी जन्मतिथि 2 दिसंबर 2002 लिखी है। ऐसे में अभी उसकी उम्र 17 साल 10 माह है। 14 सितंबर को जब यह वारदात हुई थी तब वह 17 साल 9 महीने 12 दिन का था। इसके बावजूद उसे अन्य आरोपियों की तरह जेल भेज दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जेल भेजने से पहले क्या उसकी मेडिकल जांच नहीं हुई थी? अब पुलिस पर दस्तावेजों को दरकिनार करने का भी आरोप लग रहा है। तो ये बड़ा खुलासा इस हाथरस मामले में हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जो 4 आरोपी इस समय जेल में बंद हैं, उनमें से एक नाबालिग निकला। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यूपी से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये जानकारी मिल रही है कि हाथरस केस में जो 4 आरोपी जेल में बंद है उनमें से एक नाबालिग है।
देखिए पल्लवी, एक हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं, सीबीआई लगातार वहां जांच कर रही है और ऐसे में जो आरोपी है उनके घर भी गई थी और एक आरोपी जो है उसमें से वो नाबालिग निकला है। उसके पास में हाई स्कूल वगैरह की फर्जी मार्कशीट बरामद हुई है और इसके साथ ही जो खासा अहम सुराग थे, एक लड़का था जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, जिसे छोटू बताया जा रहा है, उससे पूछताछ करी है और एक अन्य लड़का था जो वहां पर थोड़ी दूर पर काम कर रहा था, उसे भी बुलाया गया था। चिलिंग प्लांट एक है, वहां पर वो काम कर रहा था, उसको बुलाया गया था, उससे भी सीबीआई ने पूछताछ करी है। गांव के तमाम लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन एक नया खुलासा जो सामने आ रहा है कि चारों आरोपियों में से एक आरोपी जो है वो नाबालिग है। जी बिल्कुल, और ये खुलासा हुआ कैसा है पुनीत? किस तरह से पता चला कि एक आरोपी नाबालिग है? देखिए, सीबीआई के हाथ आरोपियों के घर से जो कागजात लगे और जो कुछ अन्य चीजें लगी उसकी जांच कराई गई और जब जांच कराई गई तो उसकी जो मार्कशीट है वो फर्जी निकली है। उसके आधार पर जब पूछताछ करी गई तो पता चला कि इसने फर्जी मार्कशीट बनवा रखी थी और शायद ये नौकरी पाने के लिए किया होगा। और परिवार वालों ने बताया कि अभी इसकी उम्र कम है और कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है सीबीआई का ये सीधे तौर पर। इसके साथ ही जो अन्य प्रत्यक्षदर्शी थे, जो सबसे पहले लड़का बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर पहुंचा था, और सबसे पहले जिसने दावा किया था कि वो घटना स्थल पर पहुंचा था, छोटू नाम का लड़का, उसको सीबीआई ने बुलाया था। बुलगड़ी में एक अन्य स्थानीय पुलिसकर्मी, एक अन्य लोग हैं जो घटना स्थल पर पहुंचे थे, उनको भी पुलिसकर्मियों ने बुलाया था और सीबीआई का जो कैंप ऑफिस है वो अलीगढ़ रोड स्थित, वहां पर लेकर के गए थे, वहां भी पूछताछ हुई है। हालांकि अभी किसी भी बात का खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग वहां पर अपना बयान दर्ज करा के आते हैं, सीधे तौर पर सीबीआई उनको सख्त मना करती कि किसी भी तरह की बयानबाजी बाहर नहीं करिएगा। और इसके साथ ही अभी भी सीबीआई के भी अधिकारी अभी इस पर कुछ बताने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं उन पर भी अब सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि आखिर किस तरह से पहले दस्तावेज चेक किए गए थे? क्या जब गिरफ्तारी की गई थी या जब पूछताछ हो रही थी तब किसी तरह के कोई दस्तावेज खंगाले नहीं गए थे उन पुलिसकर्मियों के द्वारा? ऐसे में एक बार फिर से सवालों के घेरे में है ये पुलिसकर्मी। देखिए, सीधे तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ एसआईटी की जांच और हाथरस पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि क्या दस्तावेज नहीं तलाशे गए थे? ऐसे में एक नाबालिग जो बालिग जेल में जा चुका है, क्या पुलिस ने दस्तावेज नहीं खंगाले थे? साथ ही जो लोग बयान दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके बयानों में भी अंतर नजर आ रहा है। सूत्रों के से जो जानकारी मिल रही है, छोटू जो अपने आप को बता रहा है, जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, जब पीड़िता की भाभी को छोटू का फोटो दिखाया गया तो उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन छोटू की बातों से सीबीआई बड़े सुराग तलाशने में लगी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें उसने बताई हैं जो सीधे तौर पर सीबीआई अब उस रास्ते तलाश कर रही है। और इसके साथ ही जो अन्य लोगों से पूछताछ हुई है, सीबीआई उन बयानों को भी ध्यान में रख करके आगे की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और अभी तक कोई जानकारी ऐसी खास सामने निकल कर आ नहीं पाई है पुनीत। देखिए, सीबीआई लगातार जांच कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है, ऐसे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या कुछ सबूत अभी तक सीबीआई को मिले हैं। क्या कुछ भी जानकारी अभी किसी तरह से कोई बाहर नहीं निकल रही है? देखिए, सीधे तौर पर सीबीआई अभी पूछताछ कर रही है और जो भी जांच चल रही है उसको गुप्त रखा गया है। मीडिया में किसी भी तरह की बयानबाजी करने के लिए जो भी बुलाए जा रहे हैं बयान दर्ज कराने के लिए, उनको साफ मना किया गया है। साथ ही सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो वहां टीम पहुंची, वो भी मीडिया को बयान देने से अभी बच रही है। साफ तौर पर कहना है कि अभी जांच चल रही है और जैसे ही किसी रिजल्ट पर सीबीआई पहुंचेगी, इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जी और जो पीड़ित परिवार है लगातार कह रहा था कि हम डरे हुए हैं और हम इस गांव से बाहर जाना चाहते हैं, फिलहाल उनके क्या हालचाल हैं? क्या उन्हें अभी भी डर लग रहा है और उनकी यही मांग है कि हमें दिल्ली शिफ्ट होना है? देखिए, पीड़ित परिवार की अपनी जगह पर मांग है और वहीं दूसरी ओर सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और जो सुरक्षा व्यवस्था पीड़िता के घर पर लगी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर कई गारद कंपनियां लगाई गई हैं। इंस्पेक्टर हैं, सीओ लेवल के अधिकारी राउंड पर जाते हैं। उसके साथ ही लखनऊ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। सैम डीजीपी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर के लगातार वो मॉनिटरिंग करते हैं, बात करते हैं वहां के अधिकारियों से। ऐसे में कहीं ना कहीं पीड़ित परिजन, क्योंकि उनके साथ पहले ऐसी घटना घटित हुई है, इस वजह से वो डरे हुए हैं। उनकी मांग थी, लेकिन किसी भी तरह की लिखित पत्र अभी सरकार को नहीं सौंपा गया है कि वो दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं। जी और बिल्कुल, जिस खेत में ये घटना हुई थी, बताया जा रहा है कि अब उस खेत का मालिक भी सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। देखिए, जिस खेत में ये घटना हुई, जहां पर बिहारी मजदूर के रूप में जैसे लोग काम करते हैं खेतों में, वैसे ये जहां पे ये लोग काम कर रही थी पीड़िता, और इसकी मां, खेत का जो मालिक है वो सीधे तौर पर मुआवजे की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि सबूतों को खंगालने के चक्कर में जो उसकी फसल थी, जो अन्य जमीन है, उसका आरोप है कि वो नष्ट हुई है। उसने बीज लगाए थे जो नष्ट हुए हैं, ऐसे में उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जी
बिल्कुल, और आज भी सीबीआई की टीम उसी जगह पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आज भी किसी तरह की कोई जांच पड़ताल हुई है पुनीत। देखिए, आज भी सीबीआई की टीम घटनास्थल पर गई थी। जो पीड़िता की भाभी है उससे फिर एक बार पूछताछ हुई है। जो छोटू था, जो सबसे पहले पहुंचने का वहां दावा कर रहा था, उससे पूछताछ हुई है। और जो एक लड़का वहां पर अन्य चिलिंग सेंटर है वहां पर काम कर रहा था, उससे भी पूछताछ हुई है। इसके साथ ही जो अन्य लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि घटना के समय वो वहां पर मौजूद थे, आज उनसे दूसरे या तीसरे राउंड में पूछताछ हुई है। लेकिन अभी किसी भी तरह की बयानबाजी करने के लिए उनको सख्त मना किया गया, इसलिए वो लोग मीडिया के सामने बात करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। जी, आखिरी सवाल है पुनीत, पीड़ित परिवार के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। क्या उन्हें अभी मीडिया से मिलने की इजाजत है? क्या वो अभी मीडिया के सामने आ रहे हैं? और किसी भी तरह की कोई हलचल वहां पर अभी देखने को मिल रही है? देखिए, किसी भी तरह की मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाई गई है। मीडिया के लोग पीड़ित परिजन से बातचीत कर सकते हैं। आरोपियों के परिजनों से भी अगर कोई सवालात मीडिया को करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर सीबीआई ने क्या पूछा, सीबीआई क्या जांच कर रही है, ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए वहां के जो डीएम उन्होंने गाइडलाइन भी जारी करी है कि किसी भी तरह की सीबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप ना करें, सीबीआई की जांच में किसी तरह का दखल ना दें। मुआवजे की बात कर रही थी, क्या वो मुआवजा पहुंच गया है पीड़ित परिवार तक? देखिए, मुआवजे की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को दिया जा चुका है। इसके साथ ही जो उनकी मांग थी कि वो दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां रोजगार करना चाहते हैं, अभी तक सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा का संपूर्ण आश्वासन दिया गया है और कई गारद कंपनियां वहां पर तैनात करी गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा कैमूर में हुई। उनका स्वागत उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे के साथ किया। लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर नवरात्रि में आया हूँ। विश्वामित्र की तपोभूमि से जुड़ी है रामगढ़ की भूमि। हमने जो कहा किया, राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू है। एनडीए की फिर सरकार बनाएंगे। बिहार का यूपी से बहुत पुराना और गहरा नाता है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की सेवा में अपने पूरे शासन को लगाया, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा है और बिहार की सीमा तक भिजवाया। विपक्ष हमेशा विघटनकारी सोच से काम करता रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से आगे बढ़ते रहे। सीएम योगी ने आतंकवाद पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे वाली बात कहकर उन्होंने खूब तालियां बटोरी। राष्ट्रवाद पर भी वे विस्तार से बातें रखते हुए आज नजर आए। युग में जिस महान ऋषि ने इस रामगढ़ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना था, उस महर्षि विश्वामित्र के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार एक आपसी इस संबंध के साथ जुड़े कि आज भी हम सब उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ बिहार के साथ या उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए जब बिहार में चुनाव हो तो स्वाभाविक रूप से बिहार के हित के लिए कार्य करने वाली माननीय नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए भी मैं आज आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। तो योगी आदित्यनाथ के भाषण को आपने सुना है। आज वे पहुंचे कैमूर और वहां जाकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बिहार में चुनाव है और इसके लिए फायर ब्रांड नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने कैमूर में एक जनसभा की, जनसभा को संबोधित किया और राम मंदिर से लेकर आतंकवाद तक तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी हैं और खूब तालियां भी आज बटोरी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट एनडीए को दें। उन्होंने ये अपील की है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएं ताकि वे विकास आगे कर सके, बिहार की जनता का विकास कर सके। आतंकवाद की बातें भी आज उनकी तरफ से कही गई हैं। योगी आदित्यनाथ कैमूर पहुंचे, वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। बिहार में चुनाव के मद्देनजर इस समय नेताओं के चुनाव प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। प्रचार किया जा रहा है, लगातार इस तरह की जनसभाएं की जा रही है, एक के बाद एक रैलियां की जा रही हैं और जनता जो है उनके मन में अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है।
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता हरि पाठक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरि पाठक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कैमूर पहुंचे, वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ बातें उनके द्वारा कही गई? जी पल्लवी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव को लेकर आज योगी आदित्यनाथ का बिहार में सबसे पहले कैमूर ये पहुंचे। कैमूर में जोरदार इनका स्वागत हुआ, जय श्री राम के नारों से ही इनकी स्वागत हुई। कैमूर में जाकर इन्होंने बताया कि महर्षि विश्वामित्र की ये नगरी है और मैं राम के घर से आया हूं और रामगढ़ में आया हूं। इस तरह से बातों को करके उन्होंने पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था राम मंदिर बनाने का, वो वादा हमने पूरा किया। हमारे द्वारा जो वादा की गई थी पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा कि हम उनके घर में घुसकर उन्हें मारे थे। इस तरह की तमाम चीजें योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोली गई। बिल्कुल हरि पाठक, और अभी भी देखिए जितने भी चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनसभाएं हो रही हैं एनडीए की तरफ से, उसमें साफ यही दिख रहा है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पीएम का नाम लिया जा रहा है और ऐसे ही कार्यों का बखान किया जा रहा है जो केंद्र की योजनाएं रही, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। लेकिन बिहार के विकास को लेकर जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अभी एनडीए की तरफ से नहीं की जा रही है। जी पल्लवी, ये बात एकदम सही बताई जा रही है कि जो भी अभी तक योजनाओं की बात हो रही है, केंद्र की योजनाएं हो रही हैं, लेकिन बिहार के विकास की या बिहार विशेष राज्य की दर्जे की जो नीतीश कुमार काफी दिनों से मांग करते आ रहे थे, उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई बातें नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से फोकस प्रधानमंत्री को लेकर ही दिया जा रहा है। जी, तो क्या ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार के खुद के पास कुछ है नहीं बिहार की जनता को बताने के लिए, इसलिए अभी भी पीएम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? जी, एक तरह से कहना ये लाजमी भी होगा कि नीतीश कुमार भी जो भी है भाजपा के मुखौटे को लेकर ही आम जनता के पास जा रहे हैं। अपने कार्य को कहीं पर भी पूरी तरह से, जहां पर अगर देखा जाए भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहां पर पीएम के द्वारा जो किए गए वादे हैं उन्हें ही दोहराया जा रहा है, ना कि नीतीश कुमार के किसी भी वादों को या उनके कार्य श्रेणी को दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। अभी भी राष्ट्रवाद और धर्म का कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। जितने भी बीजेपी के नेता आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए, वो या तो आतंकवाद की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं या फिर राम मंदिर की बात करते हैं। तो दिखने में यही लग रहा है कि अभी भी राष्ट्रवाद और धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सही पल्लवी, आपने ये कहा कि अभी भी पूरी तरह से जातवाद की बात की जा रही है, ना ही विकास की कोई लहर की बात की जा रही कि विकास किस तरह से बिहार को डेवलप किया जाएगा। इस मुद्दे पर किसी के द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा है। जाति समीकरण की ही बात की जा रही है, या फिर वो हिंदू मुस्लिम की बात हो या राम मंदिर की बात हो, पूरी तरह से फोकस इन्हीं बातों पर किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरि पाठक, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां इस समय चरम पर हैं। लगातार एक के बाद एक कई नेता बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, एनडीए की तरफ से आ रहे हैं, एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कैमूर में सबसे पहले एक जनसभा को संबोधित किया। तमाम बातें इस जनसभा में उनके द्वारा कही गई। खास तौर पर उनका जो फोकस रहा वो धार्मिक कार्ड और राष्ट्रवाद पर ही रहा और इस दौरान उन्होंने खूब तालियां भी बटोरी हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विकास को लेकर आखिर कोई बातचीत क्यों नहीं की जाती। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।